एज ए रिटेल इन्वेस्टर अगर आप क्रॉस द मार्केट यानी कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों का एक्सपोजर एक ही म्यूचुअल फंड के माध्यम से लेना चाहते हैं तो आपके पास दो विकल्प निकल करके आता है। पहला, या तो आप फ्लैक्सी कैप के थ्रू तीनों का एक्सपोजर ले सकते हैं, और दूसरा, आप मल्टी कैप के थ्रू भी तीनों का एक्सपोजर ले सकते हैं। अब एज ए रिटेल इन्वेस्टर जब हमारे पास पहले से फ्लैक्सी कैप कैटेगरी अवेलेबल है तो फिर मल्टी कैप की ज़रूरत क्या है। इनके इन्वेस्टमेंट स्टाइल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न में भी अंतर देखने को मिलेगा। इस वीडियो में आप लोग क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं इसके बारे में पहले एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है, मल्टी कैप पर इस वीडियो में डिटेल में फोकस करेंगे, और आने वाले 10 साल 15 साल अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मल्टी कैप कैटेगरी का बेस्ट म्यूचुअल फंड आपके लिए कौन सा हो सकता है और ये कैटेगरी कैसे रिटेल इन्वेस्टर के लिए बनी हुई है, इन सबके रिगार्डिंग डिटेल में एनालिसिस करने जा रहे हैं। अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। पहले दोनों के इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के बारे में हम लोग समझते हैं। फ्लैक्सी कैप की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर सेबी के द्वारा गाइडलाइन बनाई गई है कि मिनिमम 65% आपको इक्विटी में डालना होगा, बाकी का जो 35% बचा वो इक्विटी या फिर इक्विटी ओरिएंटेड इंस्ट्रूमेंट या फिर डेट में फंड मैनेजर डाल सकता है। अब ये जो 65% है जो इक्विटी में डालना है, इसको लेकर के कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर फंड मैनेजर चाहे तो पूरा का पूरा 65% उठा करके लार्ज में डाल सकता है, अगर उसका मन लार्ज में नहीं है तो पूरा का पूरा उठा करके मिड में डाल सकता है, और अगर वो भी मन नहीं है, अगर पूरा वो चाहता है मैं स्मॉल कैप में ही एक्सपोजर लूँ तो 65 का 65% उठा करके वो स्मॉल कैप में भी डाल सकता है। तो यहाँ पर चूंकि हमें फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, मतलब कि फंड मैनेजर को, कि आप 65% इक्विटी में डाल करके 35% इक्विटी में भी डाल सकते हैं और डेट में भी डाल सकते हैं। मतलब कि अगर 100% भी फंड मैनेजर चाहे कि पूरा पैसा मैं स्मॉल कैप में डालना चाहता हूं तो वो फ्लैक्सी कैप का फंड होते हुए भी वो पूरा पैसा स्मॉल कैप में डाल सकता है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम रिटेल इन्वेस्टर को लेकर के होने लगी। प्रॉब्लम ये है कि एज ए रिटेल इन्वेस्टर मैं ये चाह रहा था कि मेरा पूरा पैसा लार्ज में भी जाए, मिड में भी जाए और स्मॉल में भी जाए, मतलब तीनों में जाए। अब यहाँ पर जो फ्लेक्सिबिलिटी दी गई फंड मैनेजर को, अब उसके बायसनेस की वजह से मेरा हो सकता है कि पूरा एक्सपोजर या तो लार्ज में चला जाए या तो मिड में चला जाए या फिर स्मॉल में चला जाए, या फिर मैं जितना एक्सपोजर चाह रहा था उतना मुझे एक्सपोजर ना मिले लार्ज, मिड और स्मॉल कैप का, क्योंकि यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी है फंड मैनेजर के ऊपर, और फंड मैनेजर जितना चाहेगा वो लार्ज में डालेगा, मिड में डालेगा, स्मॉल कैप में डालेगा। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो फ्लैक्सी कैप कैटेगरी के जितने भी म्यूचुअल फंड होते हैं उनका मैक्सिमम एक्सपोजर आपको लार्ज कैप में ही दिखेगा, लार्ज कैप में मैक्सिमम एक्सपोजर दिखेगा। तो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर होते हैं जो ये चाहते हैं कि मेरा पूरा पैसा तीनों में बराबर बराबर लगे, तो उनके लिए फ्लैक्सी कैप कैटेगरी से बेहतर विकल्प निकल करके आता है मल्टी कैप कैटेगरी, क्योंकि यहां पर रिस्ट्रिक्शन किया गया है फंड मैनेजर के लिए कि आपको 75% कम से कम इक्विटी और इक्विटी ओरिएंटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना है, और ये जो 75% होगा वो 3 ब्रैकेट में बटेगा, 25%, 25% और 25%। पहला जो 25% होगा वो लार्ज कैप में जाएगा, दूसरा जो 25% होगा वो मिड कैप में जाएगा, और तीसरा जो 25% होगा वो स्मॉल कैप में जाएगा। बाकी का जो 25% बचा वो फंड मैनेजर के ऊपर है, अगर वो चाहे तो इन लार्ज, मिड और स्मॉल में भी डाल सकता है या फिर डेट में भी डाल सकता है। अब ऐसे रिटेल इन्वेस्टर जो ये चाह रहे थे मेरा पूरा पैसे का बराबर बराबर हिस्सा लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में जाए, तो उनके लिए मल्टी कैप कैटेगरी बेहतर विकल्प निकल करके आता है, क्योंकि यहां पर टोटल आपके फंड का कम से कम 25% लार्ज में जाएगा ही जाएगा, कम से कम 25% मिड में जाएगा ही जाएगा, कम से कम 25% स्मॉल कैप में जाएगा ही जाएगा। जबकि फ्लैक्सी कैप कैटेगरी में इस प्रकार का कोई भी गारंटी नहीं है, वो टोटल फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंडेंट है कि वो लार्ज में, मिड में और स्मॉल में कितना एक्सपोजर रखना चाहता है। तो अगर आप पूरे क्लियर हैं कि मुझे कम से कम 25% लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में जाना है तो आपको मल्टी कैप बेहतर विकल्प हो सकता है फ्लैक्सी कैप के तुलना में। उम्मीद करता हूं दोनों के इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी आप समझ पाए होंगे। दोस्तों, अगर आप फ्लैक्सी कैप कैटेगरी के बेस्ट म्यूचुअल फंड की तलाश में हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वर्ष 2025 में अलग अलग कैटेगरी के टॉप म्यूचुअल फंड के बारे में डिटेल में एनालिसिस किया गया है। तो मेक श्योर कि अलग अलग कैटेगरी के बेस्ट म्यूचुअल फंड को देखने के लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से हम लोग मेनली आज फोकस करेंगे मल्टी कैप पर। मल्टी कैप कैटेगरी में अगर ऐसे म्यूचुअल फंड को हम लोग तलाश करें जिनका एवीएम कम से कम 5,000 करोड़ से ऊपर का हो, और साथ ही साथ दूसरा रिस्ट्रिक्शन ये होगा कि उस फंड को कम से कम 3 साल का समय हो जाना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर एक फिल्टर लगाया है जिनको 3 साल का समय हुआ है रिटर्न वाइज, और मैं यहाँ पर देखूंगा जिनका एवीएम 5,000 करोड़ से ऊपर का हो। तो पहला फंड जो इसे हम लोग कंपेयर करने के लिए कंसिडर करेंगे कोटक मल्टी कैप। और यहाँ पर आपको ये भी समझना होगा कि यहाँ पर मोस्टली जो
एएमसी के फंड्स हैं मल्टी कैप कैटेगरी में, वो नए ही फंड आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि मल्टी कैप को लेकर के जो कैटेगराइजेशन किया गया वो 2020-2021 में किया गया था। तो ये कैटेगरी ही एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो नई है। हालांकि इससे पहले भी फंड हुआ करते थे, ऐसे भी फंड है जिनका 10 साल 11 साल का आपको रिकॉर्ड देखने को मिलेगा, लेकिन वो फंड पहले किसी और स्ट्रेटजी पर थे। उनको जब ये कैटेगराइजेशन सेबी के द्वारा फिक्स किया गया तब उन्होंने उस फंड को बदल करके मल्टी कैप में रख दिया। तो जो 10 साल 11 साल का आपको दिख रहा होगा डेटा, वो पहले किसी और फंड के नाम से जाना जाता था, जिसको बाद में बदल करके मल्टी कैप में उस एएमसी के द्वारा किया गया है। ठीक है, मल्टी कैप कैटेगरी में हाईएस्ट एयूएम की बात करें तो निपॉन इंडिया का एयूएम सबसे ज़्यादा है। तो पहले नंबर पर हम इस फंड को कंसीडर करेंगे, उसके बाद से एसबीआई मल्टी कैप को, तीसरे नंबर पर एचडीएफसी मल्टी कैप को, फिर कोटक मल्टी कैप को, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप को, क्वांट एक्टिव जो कि मल्टी कैप कैटेगरी का है इसको कंसीडर करने वाले हैं। इसके बाद से अगला जो फंड होगा उसे हम लोग एक्सिस को कंसीडर करेंगे और आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी कैप कैटेगरी को यहाँ पर कंसीडर करेंगे। तो टोटल जितने यहाँ पर हमारे पास एएमसी के फंड अवेलेबल हैं वो 8 फंड अवेलेबल है। इनको 2 स्लॉट में हम लोग कंपेयर करेंगे, 4-4 के स्लॉट में, और दोनों से जो विनर होगा उनको फिर आपस में कंपेयर करके फाइनल डिसीजन तक हम लोग पहुंचने वाले हैं। पहले जिन फंड को कंपेयर करने के लिए हमने यहां पर सेलेक्ट किया है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप, निपॉन इंडिया मल्टी कैप, कोटक मल्टी कैप और एचडीएफसी मल्टी कैप। इनमें अगर हम लोग देखें तो ये जो फंड है एचडीएफसी मल्टी कैप वो बिल्कुल नया फंड है, 2021 में ही लॉन्च हुआ है। उसके बाद से अगर हम लोग बात करें कोटक मल्टी कैप तो ये भी 2021 में ही लॉन्च हुआ है। ठीक है, तो इनका बहुत ज़्यादा डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, फिर भी टेक्निकल डेटा के हिसाब से हम लोग आगे कंपेयर करेंगे। बाकी जो 2 फंड हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप और निपॉन इंडिया मल्टी कैप, इनका 10 साल से पुराना का रिकॉर्ड है, क्योंकि इन फंड को 11 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीज़ें आपको स्पष्ट हुई होंगी। तो इन दोनों में से अगर हम लोग परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों का परफॉर्मेंस लगभग एक बराबर ही आपको देखने को मिलेगा सिंस इंसेप्शन। ठीक है, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा तस्वीर हमारे सामने स्पष्ट नहीं हो पा रही है। अगर केवल इन 2 फंड की बात करें जिनको 10 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, तो यहाँ पर देखते हैं कि टेक्निकल वाइज कौन स्ट्रांग है। तो यहाँ पर लॉन्च डेट तो दोनों का सेम है। एवीएम की बात करें तो निपॉन इंडिया का एवीएम आईसीआईसीआई से ज़्यादा है। इसके बाद से एक्सपेंस रेशो की बात करें तो जिसका एक्सपेंस रेशो कम होगा वो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि वो हमसे कम फी चार्ज करेगा हमारे फंड को मैनेज करने के लिए। शार्प रेशो की बात करें तो शार्प रेशो जितना ज़्यादा होगा पॉजिटिव में उतना हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि जो इक्विटी वाला पोर्शन है उस पर हमें कितना रिटर्न मिलेगा ये शार्प रेशियो डिफाइन करता है। जितना ज़्यादा होगा उतना ही हमें रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। तो शार्प रेशियो हमें निपॉन इंडिया का ज़्यादा दिख रहा है। वहीं पर अल्फ़ा की बात करें तो अल्फ़ा हमें ये बताता है कि कोई भी जो म्यूचुअल फंड है वो अपने बेंचमार्क से कितना ज़्यादा रिटर्न बना करके देगा। तो अल्फ़ा के भी मामले में यहाँ पर निपॉन इंडिया ही आईसीआईसीआई को बीट कर रहा है। बीटा की बात करें तो बीटा दोनों का सेम है, तो दोनों को मैं 1-1 पॉइंट दे रहा हूँ। बीटा हमें ये बताता है कि अपने बेंचमार्क की तुलना में ये कितना वोलेटाइल होगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन लगभग आसपास ही है, लगभग 13 के आसपास आईसीआईसीआई का है और 13.53 के आसपास निपॉन इंडिया का है। फिर भी आईसीआईसीआई का थोड़ा सा कम है, तो मैं इसको एक पॉजिटिव पॉइंट दे देता हूं। तो दोनों में अगर हम लोग बेहतर फंड को देखें टेक्निकल डिटेल के हिसाब से तो सिंस इंसेप्शन रिटर्न के भी मामले में थोड़ा सा आगे निकल जाता है निपॉन इंडिया, और बाकी टेक्निकल पॉइंट्स तो इनके सारे ही स्ट्रांग है। तो यहाँ से अगर हम लोग एक फंड की बात करें जिनको 10 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है और जिनका परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा है, तो वो निपॉन इंडिया मल्टी कैप कैटेगरी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। बाकी के अगर हम लोग इसको अब यहाँ से थोड़ा सा हटा देते हैं और बाकी के जो 3 फंड बचते हैं, चूंकि इनका बहुत ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है, तो टेक्निकल पॉइंट्स के आधार पर हम लोग कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन तीनों में सबसे पुराना फंड जो है वो आईसीआईसीआई है। मैं इसको अभी हटा रहा हूँ क्योंकि ये तो हमारा विनर है ही। अब बाकी के जो 3 फंड बचे हैं उसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ। इसमें अगर हाईएस्ट एयूएम की बात करें तो देखिए एचडीएफसी का हाईएस्ट एयूएम निकल करके आता है। लोएस्ट अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो कोटक का लोएस्ट एक्सपेंस रेशियो निकल करके आता है। शार्प रेशियो की बात करें तो इन तीनों में कोटक का शार्प रेशियो ज़्यादा आता है। अल्फ़ा की बात करें तो अल्फ़ा इनका ज़्यादा है। बीटा की बात करें तो कम बीटा की बात करें तो देखिए इनका डेटा ही अवेलेबल नहीं है, तो इसे कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे। तो इन दोनों की तुलना में आईसीआईसीआई का बीटा कम है और स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करेंगे तो आईसीआईसीआई का स्टैंडर्ड डेविएशन कम है। तो यहाँ पर कोटक को भी 3 पॉइंट मिल रहे हैं और आईसीआईसीआई को भी 3 पॉइंट मिल रहे हैं, जबकि कोटक 3 साल ही पुराना फंड है, 2021 में लॉन्च हुआ था, तो इसका बहुत ज़्यादा अभी हम लोग एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप पहले नंबर पर निपॉन इंडिया को रखते हैं तो दूसरे नंबर पर आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप को रख सकते हैं। ठीक है, बाकी ये दोनों नए फंड हैं तो जिसका बहुत ज़्यादा डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब अगले स्लॉट में जिन 4 फंड को हमने कंपेयर करने के लिए लिया है, क्वांट एक्टिव फंड, आदित्य बिरला मल्टी कैप, एक्सिस मल्टी कैप और एसबीआई मल्टी कैप फंड। ठीक है, अब इनमें अगर हम लोग देखें सिंस इंसेप्शन रिटर्न की, तो देखिए यहाँ पर 3 जो फंड हैं वो नए फंड हैं। तीनों जो फंड हैं 2 फंड तो आपके 2021 में लॉन्च हुए हैं और एक 2022 में लॉन्च हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा हमारे पास डेटा अवेलेबल ही नहीं है।
ठीक है। तो यहाँ पर एक ही फंड है क्वांट का एक्टिव फंड, जिसे 10 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है और इन्होंने जो रिटर्न बना करके दिया है वो लगभग 21% के आसपास का बना करके दिया है। देखिए, ऐसे फंड जिनको ज़्यादा पुराना समय हुआ है वो पहले किसी और कैटेगरी में थे, और क्वांट के साथ थोड़ा सा और आप समझ पाएंगे कि क्वांट जो था वो 2018 से पहले एस्कॉर्ट नाम के एएमसी के द्वारा इसको मैनेज किया जाता था। 2018 में क्वांट ने इसको एक्वायर किया, तो इनका डेटा जो दिख रहा है वो 2018 के बाद का ही आपको कंसीडर करना चाहिए। ठीक है। तो अगर हम लोग क्वांट के बारे में देखें तो देखिए, ये इन सब में सबसे पुराना फंड है। एयूएम की बात करें तो यहाँ पर एसबीआई मैग्नम का एयूएम सबसे ज़्यादा है, लेकिन एसबीआई जो है वो बहुत पुराना फंड नहीं है। ठीक है। इसके बाद से अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो लोएस्ट एक्सपेंस रेशियो क्वांट का है। शार्प रेशियो की बात करें तो इन सब में सबसे ज़्यादा शार्प रेशियो जो है वो आदित्य बिरला का है। अल्फा की बात करें तो सबसे ज़्यादा अल्फा भी इनका है। बीटा की बात करें तो बीटा देखिए आदित्य बिरला का ठीक ठाक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन के मामले में भी आदित्य बिरला का परफॉर्मेंस ठीक ठाक है। अब आदित्य बिरला की बात करें तो देखिए, आदित्य बिरला को सिर्फ 3 साल का ही समय हुआ है, और अगर हम लोग देखें 1 साल में इन्होंने अपने कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क दोनों को बीट किया हुआ है, लेकिन तीसरे साल के डेटा को अगर आप देखेंगे तो ये अपने कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर पा रहा है, हालांकि बेंचमार्क को इसने बीट किया हुआ है। ठीक है। तो अगर यहाँ से एक फंड हमें सेलेक्ट करना रहे तो आदित्य बिरला ने 1 साल में तो परफॉर्मेंस का ठीक है, लेकिन 3 साल के रिकॉर्ड में ये अपने कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर पा रहा है। वहीं पर अगर आप देखेंगे क्वांट का, तो क्वांट भी देखिए 3 साल के टाइम फ्रेम में अपने कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर पा रहा है, हालांकि बेंचमार्क को बीट कर रहा है, और 1 साल के टाइम फ्रेम में भी ये अपने कैटेगरी एवरेज को नहीं बीट कर पा रहा है और ना ही अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है। तो क्वांट का भी परफॉर्मेंस 1 साल और 3 साल की बात करें तो चूंकि क्वांट को एक्वायर किए हुए 6 साल का समय तो लगभग हो चुका है, 2018 में एक्वायर किया गया था, तो 1 साल और 3 साल के टाइम फ्रेम में ये अपने कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। तो इनका भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा एक तरीके से नहीं कहा जा सकता। तो अब हमारे पास मल्टी कैप कैटेगरी में अगर हम लोग यहाँ से देखें तो कोई खास फंड हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। तो हमारे पास पहले वाले जो दो मल्टी कैप कैटेगरी के फंड को हमने सेलेक्ट किया था वही हमारा विनर होता है, क्योंकि नए फंड पर विश्वास करने के लिए बहुत कुछ हमारे पास डेटा अवेलेबल ही नहीं है। हम कैसे उनको ट्रैक कर सकते हैं कि वो भविष्य में जाकर के कैसा परफॉर्म करेंगे। हालांकि जिनका बहुत पुराना भी ट्रैक रिकॉर्ड है तो उनका भी भविष्य में जाकर के क्या परफॉर्मेंस रहेगा इसकी बात की भी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट हमारे पास उनका 10 साल 5 साल का डेटा तो अवेलेबल है, जिससे हम लोग एक मोटा मोटी आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ पास्ट में इन्होंने कैसा परफॉर्म किया है। तो अगर दोनों के बीच में अगर हम लोग बात करें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप और निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप, तो दोनों में जो विनर होता है हर एक टेक्निकल पॉइंट के हिसाब से वो निप्पॉन इंडिया का मल्टी कैप हो जाता है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि क्या हम मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप दोनों अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। देखिए, आपको अलग अलग फंड एएमसी को वहाँ पर पोर्टफोलियो ओवरलैप चेक करना होगा। वैसे कोई खास फायदा आपको नहीं होने वाला है। इनका जो रिटर्न रहता है मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप का, वो 15 से 20% का के बीच के आसपास का आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। जैसे अभी मैंने मल्टी कैप का दिखाया निप्पॉन इंडिया का, तो सिंस इंसेप्शन इनका रिटर्न 17-18% का देखने को मिल रहा है। वहीं पर फ्लेक्सी कैप में अगर आप जाते हैं तो अगर आप पराग पारिक का पिछले 10 साल पुराना ये फंड है और इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो 20% से थोड़ा सा ज़्यादा इनका रिटर्न रहा है। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी को यहाँ पर प्रीफर करना चाहते हैं, आपके पोर्टफोलियो के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर आपने स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप का फंड ले रखा है और आप लार्ज कैप का एक्सपोजर लेना चाहते हैं लेकिन स्पेशली लार्ज कैप का कोई फंड नहीं चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आपके लिए फ्लेक्सी कैप कैटेगरी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि मोस्टली फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का जो मेजर एक्सपोजर होता है वो लार्ज कैप में होता है। तो चूंकि वहां से आपको मिड और स्मॉल का तो एक्सपोजर मिलेगा ही और साथ ही साथ लार्ज का भी एक्सपोजर मिल जाएगा। इससे आपका पूरा जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। वहीं पर अगर आप प्योरली लार्ज कैप, प्योरली मिड कैप, प्योरली स्मॉल कैप फंड नहीं रखे हैं अपने पोर्टफोलियो में और एक फंड के माध्यम से तीनों का एक्सपोजर चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आपके लिए मल्टी कैप कैटेगरी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि यहां पर तीनों में कम से कम 25% आपका पैसा जाएगा। अब यहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है मल्टी कैप के साथ कि कभी कभी मान लीजिए मार्केट अच्छा बिहेव नहीं कर रही है, मार्केट में लगातार मान लीजिए गिरावट चल रही है। मान लीजिए कि अभी पिछले 1 साल 2 साल का अगर आपने ट्रैक रिकॉर्ड देखा होगा तो मिड कैप और स्मॉल कैप ने अच्छी खासी रैली दी थी, लेकिन लार्ज कैप नहीं चल रहा था उतना अच्छा। अब मान लीजिए आने वाले 2-4 साल तक के लिए मिड कैप या फिर स्मॉल कैप नहीं चला, तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में फंड मैनेजर के ऊपर ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो चाहे तो जो सेक्टर नहीं चल रहा है उसको दूसरे सेक्टर में रोटेट कर सकता है, क्योंकि वहां पर फ्लेक्सिबिलिटी है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन मल्टी कैप की जब आप बात करते हैं तो मल्टी कैप में चूंकि रिस्ट्रिक्शन है कि मिनिमम 25% आपका लार्ज, मिड और स्मॉल में होना ही चाहिए,
उस कंडीशन में फंड मैनेजर चाहकर भी अगर कोई एलोकेशन कोई मल्टी कैप मतलब कि कोई कैपिटलाइजेशन से एसोसिएटेड कोई लार्ज कैप या फिर मिड कैप या फिर स्मॉल कैप नहीं चल रहा है, तो वो चाहकर भी इस 25% पैसे को दूसरे में रोटेट नहीं कर पाएगा। जबकि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में ये फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि जो नहीं चल रहा है उसको हम रोटेट करके दूसरे में डाल दें, जबकि मल्टी कैप में ऐसा नहीं किया जा सकता। तो दोनों के कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान हैं, तो दोनों चीज़ों को अपना कंसीडर कर लीजिएगा और जो भी आपको बेस्ट ऑप्शन लगे, क्योंकि आपको आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से ही डिसीजन लेना है। अगर आपने प्योर स्मॉल कैप प्योर मिड कैप ऑलरेडी ले रखा है, यानी स्मॉल कैप और मिड कैप का एक्सपोजर आपके पास है और प्योर लार्ज कैप आप नहीं चाहते हैं क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म का आपका विजन है, तो उस कंडीशन में फ्लेक्सी कैप कैटेगरी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। वहीं पर आपके में कोई भी अलग अलग स्पेसिफाइड लार्ज कैप मिड कैप या फिर स्मॉल कैप नहीं है और आप एक के माध्यम से तीनों का एक्सपोजर लेना चाहते हैं, तो आपके लिए मल्टी कैप ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कर लीजिएगा 2025 में अलग अलग कैटेगरी के बेस्ट म्यूचुअल फंड को देखने के लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।